हाँ, नमस्कार बच्चों। तो देखो, आगे हम करते हैं और अपनी जो क्लास है उसको कंटिन्यू करते हैं। और एक बार फिर आपका जो हमारी ऑनलाइन जो संभव क्लासेस है उसके अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आशा करता हूँ और मुझे बहुत खुशी भी है कि काफ़ी बच्चे जो है वो पढ़ने लग गए हैं, क्योंकि इसका जो शो है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स भी है, वो पर्सनली मेरे पास आई भी है। ठीक है, कई बच्चे बोल रहे हैं सर हम काम में लगे इतने दिन से बोर बैठे थे, तो माता पिता का हाथ बटा रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम के फॉर्म है वो भरे जा चुके हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको ये पता चल गया होगा कि एग्ज़ाम होंगे। और फॉर्म भरने का मतलब ये होता है कि हमारे मन में कुछ ऐसा एक फीलिंग्स आती है कि अब कुछ दिनों बाद में हमारे एग्ज़ाम है और हमारे को तैयारी करनी है। तो देखो, इतने दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाता यदि स्कूल चलती तो, लेकिन स्कूल नहीं चली, इसका मतलब क्या है कि सिलेबस नहीं हुआ, इसका मतलब अभी स्टार्टिंग करनी है। तो आपके सामने बहुत ही बड़ी ये परेशानी है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि यदि आदमी कुछ सोच ले कुछ करने का तो वो कुछ भी कर सकता है, और अभी भी आपके पास बहुत वक्त पड़ा है। और अगर आप मेरी लैंग्वेज में अगर समझना चाहो तो मैं ये कहूँगा फर्स्ट एंड लास्ट आपको एक साथ ही करना है। ठीक है, रिवीजन का टाइम नहीं मिले, लेकिन फर्स्ट जो किया आपने प्रथम दफे जो आप पढ़ोगे वही चीज़ आपके लास्ट तक काम में आएगी। तो आप अपनी इफेक्टिव पढ़ाई करो, पूरी एकाग्रता के साथ आपको पढ़ाई करनी है और डेली आपको 3-4 घंटे आपको स्टडी करनी है। ठीक है, तो देखो मेरा जो चैप्टर है वो तीसरा चल रहा था। 2 चैप्टर पहले कंप्लीट हो चुके हैं और तीसरा जो चैप्टर है वो आनुवांशिकी चल रहा था। और उस आनुवांशिकी की जो मेन बेसिक शब्दावलियाँ थी वो कंप्लीट करवा चुका था मैं। और अब हम जो है वो आगे चलेंगे कि आगे हमारे को क्या पढ़ना है। तो देखो, आगे हमारे को जो चीज़ पढ़नी है, ओके, तो देखो आगे जो चीज़ हमारे को पढ़नी है मैं बता दूं आपको। आज हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना इस चीज़ को। आज हमारा चैप्टर की जो स्टार्टिंग है वो हो रही है, क्योंकि आज वाली जो चीज़ है वो है संबंधित आपके जो मेंडल के जो प्रयोग है जिनको हम आनुवांशिकता के प्रयोग कहते हैं। और हमारे चैप्टर की जो स्टार्टिंग है वो यहीं से होती है। इतने दिन जो बेसिक फंडे चल रहे थे वो इस चैप्टर को आसान बनाने के लिए कि अब जो चीज़ें चलेगी उन चीज़ों के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि जिसने वो लेक्चर देखे अच्छी बात है, और जिसने नहीं देखे वो भी यहाँ से आप स्टार्ट करो ताकि आप एक एक चीज़ को आप आराम से समझ सको। तो देखो, अपन जो स्टार्टिंग करेंगे वो करेंगे आज से मेंडल के नियम। ठीक है, देखो स्टार्टिंग कर रहा हूं मैं इसकी मेंडल के नियम। ओके, तो देखो सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि मेंडल के द्वारा जो प्रयोग किए गए थे उन प्रयोगों के आधार पे 3 नियम बने थे। तो सच्चाई ये है, आपकी बुक के अंदर भी नहीं दे रखा है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो ये अभी आप नियम पढ़ोगे ये मेंडल के द्वारा नहीं दिए गए थे। ये जो नियम है ये बनाए गए थे कॉल कोरेंस नामक वैज्ञानिक के द्वारा, जिसने रीडिस्कवरी की थी मेंडल के नियमों की। ठीक है, ये महत्वपूर्ण तथ्य है, आगे आप 12th क्लास में आप पढ़ोगे। मेंडल के द्वारा जो अवधारणाएं दी गई थी, मेंडल ने अपने जो प्रयोग किए थे मटर के पौधे पे, उस प्रयोग के आधार पर उसने अवधारणाएं दी थी। और वो जो अवधारणाएं थी या जो पोस्टुलेट्स थे उनको फिर बाद में सेपरेट करके उनको एक जगह रीअरेंज करके फिर कॉल कोरेंस ने 3 नियमों के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया। तो जो नियम हम पढ़ते हैं नाम मेंडल से है क्योंकि अवधारणाएं मेंडल की दी गई थी, लेकिन ये जो तीनों नियम है वो बनाए किसके द्वारा गए थे? कॉल कोरेंस नामक वैज्ञानिक के द्वारा बनाए गए। तो मेंडल के जो नियम है उसके अंदर क्या है कि हम पढ़ेंगे मेंडल की जो अवधारणाएं हैं, मेंडल की अवधारणाएं था मेंडल के पोस्टुलेट, और जो मेंडल की जो अवधारणाएं हैं उन अवधारणाओं से फिर 3 नियम बने। ठीक है, 3 नियम बने और इन्हीं तीन नियमों को हम बोलते हैं आनुवांशिकी के नियम। आनुवांशिकी के नियम। तो ये जो 3 नियम हैं वो किसके द्वारा दिए गए थे? किसके द्वारा? कॉल कोरेंस के द्वारा। तो कॉल कोरेंस नामक जो वैज्ञानिक था उसने क्या किया कि मेंडल की जो अवधारणाएं थी उसको 3 नियम के अंदर कन्वर्ट किया। और वो जो तीनों नियम थे वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। 8th क्लास में भी आपने पढ़ रखा है, थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया होगा उसके बारे में भी। जो 3 नियम मेंडल के द्वारा दिए गए थे वो कौन कौन से थे? देखो, पहला जो नियम है वो है प्रभाविता का नियम।
ठीक है, पहला जो नियम है वो है प्रभाविता का नियम, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस भी बोलते हैं। ठीक है, पहला जो नियम है वो क्या है, प्रभाविता का नियम। दूसरा जो नियम दिया गया था उसको हम बोलते हैं पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, ठीक है, इसका एक नाम और है युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम। एक इसका नाम और है बेटा विसंयोजन का नियम। विसंयोजन का नियम, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो नियम है ये क्या था, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, जिसको इसको हम बोल सकते हैं, पृथक्करण का मतलब था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और शुद्ध युग्मकों की शुद्धता का मतलब क्या हो गया, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, ये नियम आपको वैसे आपको बारीकी से पढ़ना है। तो ये देखो दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम। और तीसरा जो नियम दिया गया था वो था स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। तो ये तीन जो नियम थे ये मेंडल के द्वारा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मेंडल की अवधारणाओं से निकल के आए थे तीन नियम। ठीक है, तो इन नियमों को हमारे को आज पढ़ना है और हमारी जो टर्मिनोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग हम इसको आगे की तरफ चलेंगे कि ये जो तीन नियम है वो किस तरीके से हमारे को पढ़ने हैं। तो देखो तीनों नियमों को हम पढ़ते। पहला जो नियम है उसको हम लिखते हैं यहां पे प्रभाविता का नियम। बारीकी से पढ़ेंगे, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, तो देखो प्रथम जो नियम है वो किस पे आधारित था। तो देखो यहां पे जो नियम है वो नियम पढ़ने से पहले हमारे को पहले ये पता करना होगा कि इस नियम, ये जो नियम है ये निकल के कहां से आया, या इस नियम को किस अवधारणा के बेस पे इसको दिया गया था। तो पहले नियम बता दूं, इसका कोई औचित्य नहीं है, पहले आपको एक्सपेरिमेंट करना है और एक्सपेरिमेंट या फिर जो मेंडल के जो प्रयोग थे वो आपको यहाँ पे समझना है और उसके अकॉर्डिंग वो जो नियम है प्रभाविता का नियम है वो अपने आप निकल के आ जाएगा आपके सामने। तो देखो सबसे पहले हमारे को समझना है कि ये जो नियम है कहाँ से निकल गया। तो यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा कि मेंडल के जो नियम है वो मेंडल के जो प्रयोग थे उनके आधार पे हुआ था। और मेंडल ने जो प्रयोग किया था वो किस पे किया था, पायसम सेटाइवम, यानी मटर के पौधे पर जो प्रयोग किए थे उसके आधार पे उसने ये नियम दिया था। तो देखो इस नियम को किस तरीके से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे को ये करना है कि हमारे को इस प्रयोग का मतलब, ये जो प्रयोग है वो दिया गया था एक संकर संकरण के आधार पे। ये याद रखना, एक संकर संकरण के आधार पे। तो ये वर्ड जो है वो आते आप समझ गए होंगे कि ये जो नियम है ये एक संकर संकरण अर्थात एक जोड़ी लक्षण वाले जो पौधे हैं उनको लेकर ये बनाया गया था। ठीक है, तो ये वर्ड क्या कहता है, क्योंकि आपने शब्दावली पढ़ रखी है उसमें मैंने बताया था एक संकर संकरण का मतलब क्या है कि मेंडल के द्वारा जो पौधे लिए गए थे उन पौधों के अंदर उसने एक समय में एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण या फिर एक ही लक्षण को उसने ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो देखो इसके अकॉर्डिंग उसने एक पौधा लिया, एक ऐसा पौधा लिया कैपिटल टी, और एक पौधा ऐसा लिया जो था स्मॉल टी। यहां पे देखो विपर्यासी का मतलब यहां समझ में आएगा आपको। यहां पे ये टी का मतलब टॉल होता है, ठीक है, और इसका विपर्यासी क्या होगा, बोना। ठीक है, तो बोना छोटा होता है इसलिए इसको छोटे टी से डिनोट कर दिया। तो ये वाला जो पौधा है इसको मैं ये बोलूंगा शुद्ध लंबा। ठीक है, और कैसा है, दोनों जीने समान है या दोनों एलील जो है वो दोनों समान है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, समयुग्मजी। समयुग्मजी शुद्ध लंबा पौधा या समयुग्मजी पौधा। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी मैं क्या बोलूंगा, बोना, शुद्ध बोना पौधा, क्योंकि दोनों जीने हैं वो क्या है, बोनेपन की जीने हैं। आपको पहले भी मैंने बताया था कि जो कैपिटल टी होगा वो तो क्या डिनोट करेगा, लंबेपन को, और जो ये टी है वो क्या करेगा, बोनेपन को। ठीक है, तो ये हो गया शुद्ध बोना, और ये भी एक प्रकार से क्या है, समयुग्मजी है। ठीक है, समयुग्मजी बोना कह दूं इसको, ओके, और ये हो गया समयुग्मजी लंबा। तो देखो दो पौधे लिए,
दोनों पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों समयुग्मजी है, एक लंबा पौधा है और एक बोना पौधा है। दोनों एक प्रकार से शुद्ध पौधे हैं क्योंकि दोनों के अंदर अपने अपने जो लक्षण है वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब देखो, अब क्या करना है कि ये वाला जो पौधा है, इस पौधे को आपको मानना है कि साहब एक तो उसने जो पौधा लिया था वो लिया था नर पादप, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया ये नर पौधा है। और कैसे उसने नर बनाया ये आपको पता है, विमुल्सन जो टेक्निक थी, थैलीकरण की जो टेक्निक थी, उसके अकॉर्डिंग उसने इस पौधे के अंदर क्या किया होगा, जो मादा जननांग है उनको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, और इस पौधे को उसने क्या बना दिया, मादा पौधा, ठीक है। तो ये दोनों पौधे उसने ले लिए, एक नर और एक मादा। अब आप जानते हो कि इन दोनों पौधों के मध्य वो क्या कराएगा, संकरण। इन दोनों पौधों के मध्य क्या करवाना है, संकरण। क्यों करवाना है संकरण, क्योंकि आपको पता है कि यदि मान लो ह्यूमन बीइंग की मैं बात करता हूं तो माता और पिता जो होते हैं, उन माता और पिता के बीच में क्या है, जनन की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, जो युग्मक बनते हैं वो युग्मकों का संलयन होता है या निषेचन होता है, और उससे एक नई प्रजाति या नए जीव का निर्माण होता है। तो उसी प्रकार इन दोनों पौधों को हम बोलेंगे, इन दोनों पौधों में संकरण करवा रहे हैं, जिसके अनुसार क्या होगा, नर और मादा पादप जो है उनके युग्मकों का संलयन होगा और उसके बाद में एक नया पौधा मिलेगा, ठीक है। तो ये संकरण क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे को नए पौधों की प्राप्ति करनी है, ठीक है। यही तो एक्सपेरिमेंट थे कि एक पादप से, दो पादपों से नए बहुत सारे पादप प्राप्त किए, फिर और पादप प्राप्त किए, तो यही संकरण होता है। तो संकरण के अंदर हमने क्या किया, इन दोनों के मध्य संकरण करवाया। तो अब देखो यहाँ पे ये वाली जो चीज है, इस पीढ़ी को भाई इसमें इसने क्या लिया है, नर और मादा पादप लिया है, ठीक है, यानी कि एक प्रकार से पैतृक पीढ़ी है। ये पहली जो पीढ़ी है इसको मैं बोलता हूं जनक पीढ़ी, इसको नाम दे रहा हूं जनक पीढ़ी बोल दो, या फिर इसको मैं बोल सकता हूं पैतृक पीढ़ी। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, पेरेंटल पीढ़ी, ठीक है, या पीपीडी लिख देता हूं यहाँ पे, पी का मतलब पेरेंटल पीढ़ी। तो ये जो आप देख रहे हो इस पीढ़ी को हम क्या बोलेंगे, जनक पीढ़ी, क्योंकि ये दोनों एक प्रकार से क्या है, जनक है या फिर पैतृक पीढ़ी है, यानी कि ये उसके पेरेंट्स है, ठीक है, पेरेंटल पीढ़ी। ओके, अब देखो जब संकरण करवाते हैं तो संकरण के अंदर जो पहली जो प्रोसेस होती है वो ये होती है कि सबसे पहले जो नर और मादा पादप है उनके पास बनने वाले जो युग्मक है वो क्या है, सबसे पहले हमारे को बनाना पड़ेगा युग्मक, क्योंकि ह्यूमन बीइंग के अंदर भी क्या होता है, नर और मादा के अंदर जो शुक्राणु अंडाणु होते हैं वो क्या होते हैं, युग्मक होते हैं, और उन्हीं के संलयन के द्वारा या निषेचन के द्वारा फिर नए पादपों का नए जीवों का निर्माण होता है। तो इसी प्रकार इसके अंदर भी हमारे को सबसे पहले क्या बनाना है, युग्मक बनाना है। इसका मतलब अगली जो पीढ़ी आएगी वो आएगी युग्मक पीढ़ी। तो देखो बहुत सिंपल है, आपको युग्मक किस प्रकार से बनाना है इसी तरीके से याद रखना है। आपको क्या करना है कि ये जो पादप है इसके अंदर एक ही लक्षण की जो दो जीने हैं, जो युग्म विकल्पी है, उनको आपको क्या करना है, पृथक पृथक कर देना है। देखो एक तो ये हो गई जीन यहाँ पे और एक हो गई जीन यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी एक ये हो गया और एक ये हो गया, चार प्रकार के यहाँ पे आपको युग्मक दिखाई देंगे और इसको हम बोलते हैं कौन सी, युग्मक पीढ़ी। तो ये है दूसरी क्या बन गई आपके पास, युग्मक पीढ़ी। ओके, युग्मक बन चुके हैं यहाँ पे। अब युग्मक बनने के बाद में हमारी जो प्रोसेस है वो चालू होगी, क्योंकि हम करवा रहे हैं संकरण। तो इस संकरण को किस तरीके से मेंडल ने दिखाया था, तो देखो मैं बता दूं, यहाँ पे जो मेंडल ने जो संकरण किया था वो संकरण किस तरीके से किया, उसने एक विधि अपनाई थी। क्योंकि आपको बताया कि मेंडल के जो प्रयोग है वो सफल कैसे हुए थे, कि उसके पास गणितीय आंकड़ों के रूप में अपने एक्सपेरिमेंट करने की क्या थी, उसके पास एबिलिटी थी, और उसने अपने जो प्रयोग किए थे उन प्रयोगों को उसने संख्यात्मक या फिर गणितीय रूप से उसने दिखाया था, इसीलिए उसके प्रयोग क्या हुए, सफल हो गए। तो यहाँ पे जो टेक्निक बनाई थी उसने, वो टेक्निक थी यूजिंग पुनेट स्क्वायर। हिंदी में इसका ये नाम रहेगा पुनेट ग्राफ, हिंदी में भी इसको क्या बोलेंगे, पुनेट ग्राफ, या फिर इसको हम बोल सकते हैं चेकर बोर्ड टेक्निक, चेकर बोर्ड विधि, ठीक है। अब ये विधि क्या थी ये मैं बता दूं, इसको हम हिंदी में भी ये बोलेंगे पुनेट ग्राफ विधि या फिर चेकर बोर्ड विधि। ये विधि क्या थी, इसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको एक इस प्रकार से बॉक्स बनाना है, एक स्क्वायर बनाना है, ये देखो इस प्रकार से आपको एक बॉक्स बनाना है, और इस बॉक्स में क्या करना है, इस साइड आप क्या रखो, एक ये जो आपने युग्मक बनाए हैं, तो एक साइड एक प्रकार के युग्मक रखो, दूसरी साइड दूसरे प्रकार के युग्मक रखो। तो आपको देखो इधर इस साइड आप क्या करो कि कोई से भी रख लो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे मादा युग्मक रख लेता हूँ, ठीक है, मादा युग्मक रख लेता हूँ। ओके, मादा युग्मक कौन से है, दोनों स्मॉल टी, ओके।
दोनों प्रकार के मैंने मादा युग्मक रख लिए और इस साइड मान लो मैं नर युग्मक रख लेता हूं, ठीक है। इस साइड मैंने क्या किया, नर युग्मक रख लिए। नर युग्मक कौन से है, कैपिटल टी और कैपिटल डी, और इस प्रकार से इसको बना दो, ठीक है। ये नहीं है कि आप इसको इधर भी रख सकते हो, ये कोई इसमें फिक्स नहीं था कि आप ये युग्मक आप इधर नर युग्मक भी रख सकते हो, इधर मादा भी रख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप इस तरीके से यहाँ पे शो कर दो। ये चीज जो है वो क्या है, देखो यहाँ पे मैं मादा युग्मक रखे तो इसको इस साइन से शो करते हैं। ये मादा का साइन होता है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। ये क्या होता है, एक गोला करके यहाँ पे नीचे प्लस का चिन्ह लगाने से ये मादा का साइन बनता है, और ये वाला जो साइन है इस तरीके से, ठीक है, क्रॉस वाला, ये होता है नर का साइन। तो मैंने इधर नर युग्मक रखे तो ये नर का साइन हो गया, और मादा युग्मक रखे तो ये मादा का साइन हो गया। ओके, अब देखो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। वो ये गणित के अंदर आप क्या करते हो, गणित के अंदर आपने क्या होगा, जैसे 2x प्लस 2y, तो इसको कैसे सोल्व करते हो, पहले इसका गुणा इसमें करो तो 2x आ गया, फिर प्लस लगाओ और ये 2 2 4y आ गया। तो ये आंकड़े जो है इसी तरीके से इसमें सोल्व करना है। इसका गुणा आपको इसमें करना है पहले, ठीक है, या फिर इसको पर्टिकुलर इसको ले लो एक को, ठीक है, इसको पहले इसके साथ गुणा करो, यहाँ पे लिखो, फिर इसका गुणा इसके साथ करके यहाँ पे लिखो। जो जहां है उसके नीचे किसी एक को आप क्या मानना, एक को बेस मान लेना कि साहब ये टी ले रहा हूं, तो अब इस टी का गुणा पहले इसके साथ करो तो क्या हो गया, ठीक है। अब इस टी का गुणा इसके साथ करो तो क्या आएगा, ओके। अब इस टी को ले लो, इस टी का गुणा इसके साथ करो तो क्या आएगा, और इस टी का गुणा इसके साथ किया तो क्या आएगा, ये आएगा। आपको यहाँ पे 4 प्रकार के पादप प्राप्त हो चुके हैं। देखो ये वाली जो चीज है आपने स्टार्टिंग में देखा था, ये एक पादप था, ये भी एक पादप था। क्यों, क्योंकि कैसे पता चला, क्योंकि 2 जीने विद्यमान है, यहाँ पे भी 2 जीने विद्यमान है। अगर एक जीन सिंगल हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलील, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, युग्मक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये वाला जो मिला है ये क्या है, एक पादप है, ये पादप, ये पादप और ये पादप। 4 प्रकार के पौधे हमारे को मिले। अब यहाँ पे जो 4 प्रकार के जो पौधे मिले आपको, इधर देखो, जो 4 प्रकार के पादप आपको मिले हैं वो कैसे हैं ये आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, सभी प्राप्त पौधे, ठीक है, सभी प्राप्त पौधे कैसे है बताओ, ऐसे, ठीक है। और ये जो पौधे हैं ऐसे हैं, और इनको जब उसने उगाया, क्योंकि ये मिलने का मतलब क्या है, ये उग रहे थे, क्योंकि जो बीज मिले उन बीजों को जब उसने उगाया तो उगाने के बाद में ये पौधा उसको मिला। और जब उसने देखा कि यार ये पादप तो लंबा है, भाई उसने जैसे मान लो वो 2 पादप लिए थे स्टार्टिंग के अंदर, ये वाला लिया था एक, ठीक है, मान लो ये पादप एक लिया था और एक पादप ये लिया था, ठीक है। ये उगा हुआ पादप था, इसको तोड़ के उसने नर और मादा बनाया। जब इसको ये वाले पादप मिले तो इसको जब उगाया उसने तो ये पादप भी कैसा बना, ये ऐसा बना, ओके। ये पादप कैसा बना, ऐसा। जब उसने बाहर से इस पादप को देखा तो पता चला कि ये पादप और ये पादप तो सेम है, ये पादप और ये पादप जो है इनकी लंबाई है दोनों की सेम है। भाई इसने 2 अलग अलग प्रकार के पौधे लिए, लेकिन जो पौधा उसको मिला, जितने भी पौधे मिले, 4 मिले, 10 मिले, वो संपूर्ण जो पौधे थे वो कैसे थे, इस तरीके से थे। तो बाहर से यदि मैं इसको देखता हूं, इसके लक्षणों को देखता हूं, तो मैं यही कहूंगा कि ये जो पौधा है वो अगर इसको उगाया गया तो ये पौधा क्या था, लंबा पौधा था, ओके। ये पौधा क्या है, लंबा है बाहर से लक्षण देखने पे। और वैसे अगर इसका जीनी संरचना में देखता हूं तो जीनी संरचना के अकॉर्डिंग में इसको क्या कहूंगा, अशुद्ध लंबा। भाई अशुद्ध लंबा कहूंगा, क्यों कहूंगा, क्योंकि देखो जीन तो ये भी है इसके अंदर, छोटी बनाने वाली, बोना बनाने वाली जीन है और लंबा बनाने वाली भी जीन है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लंबा था, तो इसको इसने क्या बोल दिया, अशुद्ध लंबा। या इसको मैं एक चीज और बोल सकता हूं, विषम युग्मजी लंबा, ठीक है। इसको मैंने बाहर से देखने पे क्या बोला, लंबा पादप, लेकिन इसकी जीन की जो है आनुवांशिक संरचना उसकी स्टडी करने के बाद में इसको क्या बोला, अशुद्ध लंबा पादप, या फिर मैंने क्या बोला, विषम युग्मजी लंबा पादप, ठीक है। अब देखो एक बेसिक जो वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, वो करते हैं संकर पादप। क्या करते हैं, संकर। आप समझ गए होंगे, संकर हाइब्रिड, एक प्रकार से पौधा तो बीज तो वही है, जैसे आजकल जो बीज आते हैं हम हाइब्रिड बीज यूज करते हैं गेहूं के, बाजरे के, तो बीज तो है तो बाजरे के, वो बाजरा ही बनेगा उससे, लेकिन वो हाइब्रिड बीज होते हैं। इसका मतलब क्या है कि उनका जो आनुवांशिक जो संरचना है ना वो थोड़ी भिन्न है,
बनेगा बाजरा ही, लेकिन उच्चतम क्वालिटी का वो बाजरा बनेगा। वो इसलिए बनेगा क्योंकि उसके अंदर अनेक प्रकार के जो पौधे हैं उन पौधों का संकरण करवा के एक नया बीज उत्पन्न किया गया। और बेटा ये इसीलिए तो पॉसिबल हो पाया क्योंकि मेंडल के प्रयोग थे। आज मेंडल के आधार पे ही जितना ICAR एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, उस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो भी बीज बन रहे हैं, आपके जो भी सब्जियां आ रही है, जो भी फल आ रहे हैं, उनकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है कि पहले जो चीज आती थी उससे उच्चतम क्वालिटी के बीज या वो फल सब्जियां हमारे को प्राप्त हो रही है। और आज इसी की देन है मेंडल की, आप इस प्रकार के जो उच्चतम गुणों के आप पौधे या फल सब्जियां प्राप्त कर रहे हो। तो वो जो चीजें है, यहां तक एक चीज और बता दूं, ये टेक्निक जानवरों के ऊपर भी अपनाई गई है। ह्यूमन बींग्स जो है, मानव है, उसके ऊपर ये टेक्निक अभी बैन है, लेकिन प्रयोग चल रहा है। लेकिन जो जानवर है उनके ऊपर भी ये टेक्निक अपना ली गई है। उसके अंदर भी आपने देखा होगा हाइब्रिड गायें आपको मिल रही होगी, हाइब्रिड भैंसें आपको मिल रही होगी, ठीक है। तो जो पशु है, पशुओं के अंदर भी हाइब्रिड प्रजाति आ चुकी है। अनेक प्रकार के जो कुत्ते हैं वो भी क्या है, हाइब्रिड प्रजाति है। जो गायें आपको दिखती है ना, अलग अलग प्रकार की, वो भी क्या है, एक प्रकार की हाइब्रिड या संकर प्रजाति है। तो ये जो पौधे उसको मिले, ये कैसे मिले, इसको हमने क्या बोल दिया, संकर पौधा, ठीक है। और देखने पर कैसा दिखाई दे रहा है, लंबा, ठीक है। तो अब देखो मेंडल ने क्या आश्चर्य किया कि यार मैंने जो पौधे लिए थे सबसे पहले वो लिया था लंबा शुद्ध और एक लिया था बोना, ठीक है। अब ये बनने वाले जो पौधे हैं ना, ये तो कुछ अलग होने चाहिए थे भाई, ना तो लंबा होता ना ही बोना होता, बीच का होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। यानी कि लंबा हुआ ना बोना हुआ, लेकिन बीच का बनना चाहिए, लेकिन बीच का नहीं बना। यानी कि ना तो लंबा होना चाहिए था ना ही बोना होना चाहिए, बीच का मीडियम प्राप्त होना चाहिए था। उसके बावजूद भी ये मीडियम प्राप्त नहीं हुआ और उसको वही पौधा मिला जो उसने जनक पीढ़ी के अंदर लिया था, लंबा पादप, ठीक है। तो फिर उसने इस प्रयोग के आधार पर क्या बोला कि जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पादपों का, या फिर समयुग्मजी शुद्ध लंबे और समयुग्मजी शुद्ध बोने पादपों का संकरण करवाया गया, तो F1 पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में टोटल ये जो चीज की है, इसको मैं क्या बोलूंगा, F1 पीढ़ी। ये वाली जो चीज, इसको मैं क्या बोलूंगा, F1 पीढ़ी, ओके। तो F1 पीढ़ी के अंदर प्राप्त संपूर्ण जो पादप थे वो कैसे थे, लंबे थे। हालांकि संपूर्ण पादप लंबे थे, हालांकि उनके अंदर बोनेपन की और लंबेपन की दोनों जीनें विद्यमान थी, लेकिन फिर भी वही जीन इसके अंदर प्रभावी हो सकी जो प्रभावित थी। यानी कि लंबेपन की जो जीन थी वो प्रभावी जीन थी, तो उसी जीन ने अपना प्रभाव प्रकट किया, और बाकी जो जीन है अप्रभावी जीन, उस जीन का जो प्रभाव है वो क्या रहा, दबा रह गया। तो यही प्रभाविता का नियम है कि F1 पीढ़ी के अंदर प्राप्त संपूर्ण संकर पौधे जिस लक्षण को उसने F1 पीढ़ी के अंदर प्रदर्शित किया, वो लक्षण उसके क्या कहलाए, प्रभावी लक्षण कहलाए। हालांकि उनके अंदर दोनों जीनें विद्यमान थी, अप्रभावी जीन और प्रभावी जीन दोनों थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक जीन का ही प्रभाव उसके अंदर प्रदर्शित हो सका। तो इसको हम बोलते हैं प्रभाविकता का नियम। एक छोटी सी डेफिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो कि F1 पीढ़ी के अंदर प्राप्त जो पादप थे, उन पादपों के अंदर जो लक्षण प्रभावी हुआ, उस लक्षण के अकॉर्डिंग उस प्रयोग को हम क्या बोलेंगे, प्रभाविकता का नियम, क्योंकि वही लक्षण प्रभावी हुआ जिसके अंदर प्रभावी जीन विद्यमान थी, ठीक है। तो ये था हमारा प्रभाविकता का नियम का F1 पीढ़ी के अंदर जो लक्षण प्रभावी हुआ उसको हमने क्या बोल दिया, प्रभाविकता का नियम। तो इसके अंदर दोनों जीनें विद्यमान थी, एक तो प्रभावी और अप्रभावी दोनों जीन इसके अंदर विद्यमान थी। तो ये था हमारा प्रभाविकता का नियम। अर्थात यही पौधे क्यों मिले, क्योंकि प्रभावी लक्षण लंबापनी था, ठीक है। प्रभावी लक्षण वाली जीन लंबेपन की जीन थी, उसने अपना ही प्रभाव इसके अंदर प्रदर्शित किया। तो ये था हमारा प्रभाविकता का नियम, ओके। आगे चलते हैं, देखो छोटा सा नियम है, कुछ भी नहीं है, बस ये प्रयोग आपको इसके अंदर समझना है और बाकी इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब अगला जो प्रयोग है वो है दूसरा, युग्मकों की शुद्धता का नियम। दूसरा देखो, युग्मकों की शुद्धता या पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ओके। अब इस नियम को समझेंगे। पहले नियम को आप समझ चुके हो कि एक संकर संकरण था जिसके अंदर
दो समयुग्मजी शुद्ध लंबे और बौने पादपों का संकरण करवाया गया, जिसके अकॉर्डिंग उसको F1 पीढ़ी के अंदर मिलने वाले सभी पादप क्या थे, लंबे थे, अर्थात संकर पादप थे, अर्थात विषम युग्मजी लंबे पादप थे। और उन पादपों को देखकर उसका नियम बना कि प्रथम पीढ़ी के अंदर वही लक्षण प्रभावी हुए जिसके पास प्रभावी जीन विद्यमान थी। और एक चीज आप और समझ गए होंगे कि जब दोनों अपने आप में प्रभावी जीनें होती है भाई, जैसे ये रहे, ये अपने आप में प्रभावी है, ये अपने आप में प्रभावी है, लेकिन ये वाली जो बड़ी वाली जो जीन है ना, वो इतनी ज्यादा प्रभावी है कि यदि इसकी जीन के साथ आ जाए, किस जीन के, इस, अब देखो यहाँ पे देखो, ये अपने आप में प्रभावी, ये अपने आप में प्रभावी, ये कहती है लंबा बनाऊंगी, ये कहती है बोना बनाऊंगी, लेकिन ये प्रभावी कब रहेगी, जब ये समयुग्मजी रहेगी। ये क्वेश्चन भी आता है कि बोनेपन की जो जीन है वो प्रभावी कब रहती है, कब रहती है, जब वो समयुग्मजी पौधे के रूप में रहती है, समयुग्मजी में रहती है, तब वो प्रभावी है। लेकिन जैसे ये विषम युग्मजी जोड़े में आ गई ना, ये विषम युग्मजी जोड़ा आ गया, देखो विषम युग्मजी है ना, तो इसके साथ आ गई तो इसका प्रभाव अस्त व्यस्त हो जाता है। ये वाला जो छोटी टी तो पहले यहाँ प्रभावी थी, वो अब यहाँ पे क्या बन जाती है, अप्रभावी, अर्थात अपने घर में शेर होती है, दूसरे के घर में जाते क्या बन जाती है, बिल्ली बन जाती है। तो वही चीज यहाँ पे है कि ये जब विषम युग्मजी जोड़े के अंदर या पौधे के अंदर ये आई जीन, तब इसने अपना जो प्रभाव खत्म कर दिया, अर्थात ये अप्रभावी जीन थी और इसने अपना प्रभाव दिखा दिया। ठीक है, तो देखो दूसरा जो नियम है वो है युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम। अब देखो इस नियम को, ये वाला जो नियम है ना, वो भी किसके द्वारा निकला था, एक संकर संकरण के द्वारा। पहले मैं बता दूं, ये भी नियम क्या था, एक संकर संकरण के द्वारा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर भी क्या लेना है, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण लेके इसने प्रयोग किए थे। ठीक है, वही वापस करना आपको, जो आपने प्रभाविता के नियम में किया था वही आपको इसके अंदर वापस करना है। तो वो पहले हमने प्रयोग कर चुके हैं, तो पहले उस प्रयोग को हम करके देखते हैं वापस। देखो वही आपको वापस उसी तरीके से प्रयोग करना है। देखो ये ले लिया पौधा, एक ले लिया ये पौधा, ओके ठीक है, दोनों के मध्य संकरण करवाया। अब मैं वापस यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ ये नर पादप है ये मादा पादप है, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। समयुग्मजी शुद्ध लंबा पादप या नर पादप, समयुग्मजी शुद्ध बोना पादप। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से शो कर देता हूँ, ये नर हो गया और ये क्या हो गया, मादा हो गया। दोनों के मध्य संकरण, ये कौन सी पीढ़ी आ गई, पी पीढ़ी। ठीक है, पेरेंटल पीढ़ी। दोनों से फिर आप क्या बनाओगे, मैंने आपको बताया था आपको क्या बनाना है, युग्मक बनाना है। दोनों से आपने क्या बना दिया, युग्मक बना दिया। ठीक है, तो ये बन गया एक युग्मक, ये बन गया दूसरा युग्मक, यहाँ पे ये एक युग्मक, यहाँ पे ये दूसरा युग्मक। फिर चेकर बोर्ड या पुनेट ग्राफ से आपको क्या मिला, संपूर्ण जो पादप मिले संकरण से, वो कैसे मिले, संपूर्ण पादप कैसे मिले, ये वाले मिले। यहां तक इस प्रयोग को वापस करना है। ये वाली कौन सी पीढ़ी थी, F1 पीढ़ी। ठीक है, F1 पीढ़ी, और ये क्या है, युग्मक पीढ़ी। ओके, यहां तक आपने उसमें उस प्रयोग के अंदर किया था। और अब आगे हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे F1 पीढ़ी के अंदर उसको जो पादप मिले, संपूर्ण जो पादप मिले, वो क्या थे, विषम युग्मजी, विषम युग्मजी। ठीक है, संकर लिख दो इसको, संकर लंबे। ठीक है, संकर के बाद में लंबे लिखने नहीं जरूरत नहीं है, संकर पादप ही लिख दो। ठीक है, अब देखो, अब हमारे को आगे क्या करवाया, वो यहां तक नहीं रुका, वो आगे भी बढ़ा। उसने कहा कि ये प्रयोग मेरा अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने जब एक देखा कि यार मैंने ये बिल्कुल शुद्ध पौधा लिया था, ये मैंने बिल्कुल शुद्ध पौधा लिया था, अब बनने वाला जो पौधा है वो तो अटपटा सा आ गया बिल्कुल। ये पौधा, इससे कोई समानता रख रहा है यहाँ पे, इसमें कोई समानता ही नहीं दिख रही है। अगर ये पादप उसको मिल गया तो उसके प्रयोग तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि उसने जो जनक पीढ़ी के दौरान जो पादप लिए थे उनका तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये दोनों, अगर वो प्रयोग इसी तरीके से करता रहा तो वो कहेगा भाई जो प्रयोग मैंने जिस चीज से स्टार्ट किया था वो चीजें तो बिल्कुल विलुप्त हो जाएगी और नई चीजें बन के आ जाएगी। यानी कि उनका जो जनक था वो जनक तो बिल्कुल, उसका तो अस्तित्व मिट जाएगा। तो आपने पढ़ा भी होगा रेड डाटा बुक कि भाई संकटापन्न प्रजाति, तो ये तो प्रजाति संकट में आ गई, ये तो बिल्कुल धीरे धीरे विलुप्ति हो जाएगी। ये प्रजाति नहीं आ गई तो अब क्या पता आगे और कौन सी प्रजातियां आए। तो उसको एक ये डर था कि ये पादप जो बना है, अगर आगे भी अगर ये पादप बनते रहे तो फिर मेन जो जनक पीढ़ी है वो तो क्या होगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और कैसे नहीं हुआ, वो आगे इसके अंदर उसने जब प्रयोग किया, उसने क्या किया कि
ये जो पादप थे 4 प्रकार के, इन पादपों के मध्य क्या करवाया, स्वपरागण करवाया और प्रयोग करवाया। यानी कि अब देखो क्या किया, ढंग से समझना, इसको थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। ये जो पादप है ना, उसको जो मिले हैं ये पादप, ये उसके लिए अब क्या है, ये पादप जो मिले हैं उसको 4 प्रकार के पादप मिले, ठीक है। उनमें से उसने 2 पादपों को ले लिया, ठीक है, दोनों यही पादप ले लिए, ठीक है। कौन से वाले, ये एक तो ये और एक ये। कैसे लिए, इन दोनों पादपों को उसने ले लिया और इनको उसने फिर क्या बना दिया, जनक पीढ़ी बना दिया कि साहब अब मैं इनको पेरेंट बना रहा हूं, ठीक है। ये भी तो पेरेंट बन सकते हैं ना। तो अब इन पादपों का यूज लिया आगे संकरण करवाने के लिए, तो इसने क्या किया, जनक पीढ़ी इसको बना दिया और इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं स्वपरागण। स्वपरागण का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो ये पादप थे ना, जैसे मान लो कि ये वाला पादप मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। ये पादप कैसा है, ऐसा है, ठीक है। अब इस पादप के अंदर पुष्प है, पुष्प के अंदर पुंकेसर वगैरह सब कुछ है, यहाँ पे वर्तिका है, तो इसी के इसके ऊपर ही परागण गिरा दी, सेम पादप के सेम के ऊपर ही गिरा दी। तो यहाँ पे बनाने में तो मैं क्या है, 2 पौधे बना रहा हूँ, लेकिन ये एक ही पौधा है, ठीक है। ये मान के चलो वो एक ही पौधा है, तो एक ही पौधे के अंदर उसने क्या किया, जनक पीढ़ी बना दी और इसको तो उसने नर की तरह यूज लिया और इसको मादा की तरह यूज लिया, ओके। फिर इनके अंदर वो क्रॉस करवाया, देखो, यानी कि इसको मैं डेफिनेशन में कैसे कहूंगा कि F1 पीढ़ी के अंदर प्राप्त विषम युग्मजी या फिर संकर जो पादप थे, उन पादपों के अंदर स्वपरागण करवाया, ठीक है। तो स्वपरागण भी एक प्रकार से संकरणी तो है, क्योंकि संकरण का एक प्रकार होता है। तो स्वपरागण कराया और स्वपरागण के दौरान उसको क्या मिला ये ऑब्जर्व किया, तो वो ये। अब देखो आगे क्या करेंगे, दोनों को युग्मक बनाएंगे। ये लो भैया, 1 युग्मक, 2 युग्मक, 3 और ये 4 बन गए युग्मक। अब आपको क्या करना है, सबको पता है क्या करना है आपको, चेकरबोर्ड, यूजिंग चेकरबोर्ड या पुनेट ग्राफ, ठीक है। वही आपको बॉक्स बना लो। एक टेक्निक आपको और बताऊंगा सिंपल, अभी फिलहाल आप इसी को देखो। ये लो बॉक्स बना लिया, एक तरफ इसके लिख लो, कोई से भी एक तरफ इसके लिख लो, ये लो, ओके। चलो इसको आप क्या मान लो, नर मान लो, इसको आप मादा मान लो, ओके, क्योंकि ये दोनों सेम है। अच्छा या मिस्टेक कर दी, ये लो, ठीक है, दोनों सेम है। दोनों का क्रॉस करवाओ, क्या होगा, इसका गुणा इसके साथ करवाया तो ये लो, इसका इसके साथ ये लो, इसका इसके साथ ये और इसका इसके साथ ये देखो, यहाँ पे आपको देखने पे बड़ा आश्चर्य होगा कि उसको क्या क्या मिला। इधर देखो, ये पादप भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे बड़ा उसको आश्चर्य हुआ कि उसने क्या देखा कि इन दोनों पादपों का, विषम युग्मजी जो पादप थे, उन पादपों का जब उसने स्वपरागण कराया या उनको जनक पीढ़ी के रूप में यूज में लेके आगे संकरण करवाया, तो उसको क्या मिला कि 4 प्रकार के जो पादप मिले, उन चारों प्रकार के पादपों के अंदर उसको क्या क्या मिला। एक तो जनक पीढ़ी जो पहले उसने संकरण करवाया था, जनक पीढ़ी वाला भी नर मिल गया, जनक पीढ़ी वाला भी मादा मिल गया, ठीक है। और जो पादप उसको F1 पीढ़ी में मिले थे संकर पादप, वो भी उसको मिल गए। तो यहाँ पे उसको जो पादप मिले हैं वो किस प्रकार से मिले, इधर देखो 4 पादप में ये लिख रहा हूं, एक तो इस प्रकार का, एक इस प्रकार का और एक इस प्रकार का, ठीक है। ये उसको पादप मिले हैं, ठीक है। अब ये जो पादप मिले हैं ये किस रूप में मिले, ये वाले कितने हैं, 1, ओके 1, ये वाले कितने हैं 2, ये वाले कितने हैं 1, अनुपात लगा दो। बताओ आपने इन पादपों को देख के क्या आइडिया लगाया कि आपने जीन देख के बताया, जीन देख के बताया कि ये वाली जीने वाले 2 पादप है, ये वाले 1 है, ये वाले 1 है। तो बताओ ये यहाँ पे आपके पास क्या आया, बताओ जीनोटाइप आया कि नहीं आया। जीनोटाइप जो आपने पहले बता था, जिसको मैंने बोला था जीन प्रारूप, बताओ जीन प्रारूप निकल के आ गया, जीन प्रारूप निकल के आ गया F2 पीढ़ी। हाँ एक चीज और याद रखना, अब बताओ ये तो F1 पीढ़ी होगी, ये कौन सी पीढ़ी कहलाएगी, बताओ F2 पीढ़ी। बताओ F2 पीढ़ी के अंदर उसको जीन प्रारूप क्या मिला, 1:2:1, ठीक है, जिसके अंदर 1 अनुपात में ये है सम युग्मजी शुद्ध लंबे पौधे, विषम युग्मजी अशुद्ध लंबे पौधे या संकर पौधे, और सम युग्मजी शुद्ध बोने पौधे, ठीक है। अब चलो इसके साथ साथ ही इसका लक्षण प्रारूप और निकाल के देख लो। यहाँ पे देखो लक्षण प्रारूप और देखो, बताओ ये पादप कैसा होगा, लंबा। यहाँ पे मैं लक्षण प्रारूप में क्या लिख देता हूँ, लंबा अनुपात बोना, क्योंकि बीच का तो कोई होता ही नहीं है। लक्षण का मतलब समझ गए, लक्षण प्रारूप बाहर से जो उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं।
देखो ये लंबा, ये लंबा, ये लंबा, ये बोना, लंबे कितने 3, बोने कितने 1, ये हो गया लक्षण प्रारूप। ठीक है, तो देखो ये प्रयोग की अभी डेफिनेशन नहीं निकली है, इससे क्या सिद्ध होता है अभी नहीं निकला है, इसका अभी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन इसका एक चीज पता लग गई कि मेंडल का जो दूसरा नियम था, वो दूसरा नियम एक संकर संकरण पे आधारित था, और उस नियम के द्वारा उसने सर्वप्रथम F2PD के अंदर, कौन सी पीडी में, F2PD के अंदर उसने जीनोटाइप और लक्षण प्रारूप या फिर फिनोटाइप दोनों प्राप्त किए थे। ये देखो जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों प्राप्त किए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम मेंडल को किस प्रयोग के आधार पे जीनोटाइप और फिनोटाइप अर्थात लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप प्राप्त हुआ था। तो मेंडल के दूसरे प्रयोग की दूसरी पीढ़ी में F2PD में जब उसने विषम युग्मजी जो संकर पादप थे उन पादपों के अंदर स्वपरागण करवाया, तो उस दौरान उसको 4 प्रकार के पादप मिले, और वो चारों प्रकार के पादपों ने ही उसको क्या दिया, लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप दिया। ये था उसका दूसरा जो नियम था उसका प्रयोग। अब दूसरा नियम क्या बना, अब देखो, अब हमारा जो दूसरा नियम है वो क्या बना, पेज नंबर 4। अब यहां पे पृथक्करण का जो नियम है वो मैं लिख रहा हूं कि पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम क्या है। तो देखो पृथक्करण का नियम क्या हुआ, उसने क्या किया, उसने जब प्रयोग किए तो प्रयोग करने के बाद में उसको F1PD के अंदर क्या प्राप्त हुए थे, विषम युग्मजी लंबे पादप। ठीक है, तो F1PD में प्राप्त विषम युग्मजी, ठीक है, विषम युग्मजी पौधे प्राप्त हुए थे। विषम युग्मजी पौधे प्राप्त हुए थे, तो जब उसने विषम युग्मजी पौधों में स्वपरागण करवाया तो युग्मक बने, या युग्मक बनते समय, ठीक है, तो उसके युग्मक बने। तो F1PD में प्राप्त विषम युग्मजी पादप के, विषम युग्मजी पादप के युग्मक बनते समय, युग्मक बनते समय, ठीक है, यानी कि यही पादप मिला था, तो इसके युग्मक बनते समय, अभी ये पादप क्या कहता है, मैं संकर पादप हूं, लेकिन युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी, देखो ये रे, दोनों युग्म विकल्पी कौन सा, एक तो ये और एक ये, दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग है, क्योंकि ये कहता है लंबा बनाऊंगा, ये कहता है बोना बनाऊंगा, तो दोनों युग्म विकल्पी जो है वो क्या हुए, एक दूसरे से पृथक हो गए। तो देखो युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी, दोनों युग्म विकल्पी, या इसको मैं कह सकता हूं एलील, दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मक बना लेते हैं। देखो दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग होकर या पृथक पृथक होकर अलग अलग युग्मक बना लेते। इधर देखो ये जब पृथक हुए थे युग्मक बनते समय, देखो विषम युग्मजी से युग्मक बनते समय ये जो दोनों युग्म विकल्पी थे वो एक दूसरे से पृथक हो गए और पृथक होकर अलग अलग युग्मक बना लिए। अब ये युग्मक, अगर इस युग्मक पर्टिकुलर इस युग्मक की अगर मैं बात करता हूं तो ये युग्मक क्या शो करता है, बताओ ये युग्मक क्या कहता है, भाई मैं तो लंबाई बनाऊंगा पादप, ये लंबेपन का युग्मक है, ठीक है, इसका लक्षण क्या है, बोनेपन का लक्षण है। तो कुछ हद तक उसको ऐसे लगा कि यार अपने जो जनक पीढ़ी वाले जो थे गुण वो आ तो रहे इनके अंदर, पौधे में नहीं आए लेकिन युग्मकों के अंदर तो शो हो रहा है, तो इस युग्मक बना लिए, ये दोनों पृथक पृथक युग्मक बना लिए, इसको हम बोलते हैं पृथक्करण का नियम। इसलिए इसको क्या बोला गया, पृथक्करण का नियम। यानी उसको कुछ आस आई, उसको आस लगी कि यार कुछ न कुछ तो गड़बड़ जो हुई है वो वापस सोल्व हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये युग्मक पृथक पृथक हो गए, एक अकेला जो युग्मक है वो क्या कहता है, अपनी बात बोलता है कि मेरे पास एक शुद्ध जीन है कैपिटल टी की जिससे पादप लंबा ही बनेगा, और ये कहता है कि मेरे पास शुद्ध एक स्मॉल टी है जिससे बोना पादप ही बनेगा। ओके, तो ये था पृथक्करण का नियम, उसको एक आस बंधी। एक नियम और देखो, यही नियम है, एक था युग्मकों के पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। देखो ये नियम क्या कहता है, उसने क्या बोला कि
कि जब मैंने प्रयोग किया था तो प्रयोग करने के दौरान उसको जो संपूर्ण पादप मिले थे F1 PD में वो कैसे मिले थे, संकर पादप मिले थे। संकर पादप मिले, लेकिन उसमें क्या था कि दोनों जीनें विद्यमान थी, दोनों जीनें विद्यमान थी, कैपिटल और स्मॉल टी। तो दोनों जीनें जो है वो एक दूसरे से संदूषित हो सकती थी, यानी कि एक दूसरे को प्रभावित कर सकती, ये लड़ सकती थी कि मैं तो बोना बनाऊंगा, ये कहती मैं तो लंबाई बनाऊंगा। तो इन दोनों के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये जो दोनों जीनें हैं एक दूसरे से संदूषित नहीं हो पाई, और जब वापिस स्वपरागण हुआ इनमें, तो अलग अलग युग्मकों के अंदर उनके प्रभाव चले गए। ठीक है, ये नियम मैं आपको कल लिखाऊंगा वैसे, लेकिन मैं समझा दूं यहाँ पे कि उसने क्या कहा कि यार ये पादप मिल गया फिर तो मामला गड़बड़ हो गया, अब तो हमारे को जनक पीढ़ी वाले पौधे मिलेंगे नहीं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब युग्मक पृथक हुए थे ना, ठीक है, यहां तक इसने कोई ऐसा नहीं किया कि भाई इसने इसके प्रभाव को गड़बड़ कर दिया। दोनों के प्रभाव, देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। एक माता पिता का एक लड़का है जो अच्छा बच्चा है, और एक माता पिता का एक लड़का है वो बुरा लड़का है। ठीक है, दोनों एक साथ रहते हैं, ठीक है, एक साथ रह गए, कुछ दिन तक वो पढ़ाई करते हैं, एक साथ रहते हैं, और जब वो दोनों अलग हुए तो अच्छे वाला अच्छे के पास चला गया और बुरा वाला बुरे के पास चला गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि अच्छे वाले ने उसको अच्छा बनाने की कोशिश की और बुरे वाले ने उसको बुरा बनाने की कोशिश की। दोनों साथ साथ रहे, लेकिन एक दूसरे के प्रभाव को उन्होंने दूषित नहीं किया, इफेक्ट नहीं किया, डाइल्यूट नहीं किया, उनको डिस्टर्ब नहीं किया। क्यों, कब पता चला, जब वो वापिस पृथक हुए ना, जब वो वापिस पृथक हुए ना, तब उनके प्रभाव वैसे के वैसे ही रह गए, और अच्छा रह गया, बुरा रह गया। तो वही चीज यहाँ पे है कि पादप तो बना है, ये एक संकर पादप है जिसमें बुरा और अच्छे के दोनों के लक्षण है। लेकिन जब ये पृथक होंगे ना, वापिस अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे, या पृथक होंगे या फिर युग्मक बनेंगे, तो वो युग्मक क्या होंगे, अच्छा युग्मक होगा, बुरा होगा, अर्थात कैपिटल टी वाला रहेगा और स्मॉल टी वाला ही रहेगा। और इसको हम बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। समझ लो कि जो युग्मक बन रहे हैं वो एक प्रकार के शुद्ध युग्मक है, जो आगे फिर बाद में वही प्रभाव दिखाएंगे जो उनके पास स्टार्टिंग में थे। तो इसको हम बोलते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम या युग्मकों के पृथक्करण का नियम। तो ये थी आज की क्लास, और थोड़ी लंबी भी हो गई क्योंकि इसके अंदर दोनों प्रयोग आपको मैंने समझा दिए। अब चैप्टर के अंदर कुछ नहीं बचा, एक प्रयोग बचा है और आपका जो चैप्टर है वो एंड हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आज की जो क्लास है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आने की संभावनाएं पूरी बनती है। तो आप रेगुलर इसको पढ़ते रहो और ढंग से इसको समझना। कल फिर अगला जो नियम है वो हम आपको करवाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।